दोस्तों नमस्कार। हम और आप उलझे हुए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। हम और आप उस राजनीति में फंसे हुए हैं जहां पर इस देश में जाति जनगणना का सवाल हो। हम और आप उलझ गए थे सीधी भर्ती पर प्रधानमंत्री को रोक लगानी पड़ी और सामाजिक न्याय का नारा लगाना पड़ा। हम और आप उलझ गए थे वक्फ बोर्ड को लेकर। हम और आप उलझ गए इस दौर में देश की बेरोजगारी या देश की महंगाई नहीं, बल्कि इस देश के भीतर शेयर बाजार का जो खेल मचते रहा उसको लेकर भी हम और आप दोनों उलझ गए। लेकिन इस दौर में यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शपथ ली, उसके बाद इस देश के भीतर में 2 लाख करोड़ के कौन से प्रोजेक्ट आ गए, कहां कहां आ गए, किसे किसे मिल गए, वो पैसा किधर जाएगा, उस पैसे में किसका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में किसका कट है, किसका कमीशन है, आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। और यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि बीते 100 दिनों में इस देश के भीतर क्या वाकई 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो लाए गए और जिस इन्वेस्टमेंट का जिक्र सरकार कर रही है वो इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है, और जिन क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया उसमें वही कॉरपोरेट के साथी उसी क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। तो यह मामला है क्या? क्योंकि अब सामने एक बार फिर चुनाव है और इस बार चुनाव को लेकर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा नहीं है। इस बार तो आपको बाजार से पैसा उठाना है, और वह भी तब जब आप कमजोर हो चुके हैं, यानी अल्पमत की सरकार बैसाखियों के आसरे दिल्ली में चल रही है। तो कोई कॉरपोरेट कितना पैसा देगा? वो यूं ही तो पैसा दे नहीं देगा। उसे चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां वो काम कर रहा है वहां प्रोजेक्ट का ऐलान सरकार करे। तो सरकार ने बीते 3 महीनों के भीतर 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इस दौर में ऐलान किए हैं। और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तकरीबन 28,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया। आज का जिक्र करें या पहले का जिक्र करें, उससे पहले 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए। सामने जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है। इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे और अगले दिन चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, और अगर उसे अनुकूल लगेगा यानी दिल्ली की सत्ता को अनुकूल लगेगा कि दिल्ली में भी चुनाव हो जाने चाहिए, तो हो सकता है उसके साथ दिल्ली के चुनाव भी हो जाएं। लेकिन आप पैसों को लेकर या फंड को लेकर या पॉलिटिकल मनी को लेकर लौट चलिए 5 बरस पहले जब चुनाव हो रहे थे और इलेक्ट्रल बॉन्ड चल रहा था। इस देश के भीतर में इन चुनावों को लेकर तकरीबन 275 करोड़ रुपए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव से ऐन पहले ये आए थे। इस वक्त पैसा कौन देगा? उस वक्त इलेक्ट्रल बॉन्ड था। पहली खेप में 45 करोड़, दूसरी खेप में 232 करोड़। उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव आए तो उसमें लगभग 81 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए। उसके बाद जब बिहार के चुनाव आए तो 282 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आए। और फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हुआ तो उसमें लगभग 750 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आया। यह बरस दर बरस की कहानी है। लेकिन पैसा चाहिए क्यों? और पैसे के जरिए राजनीति साधी कैसे जाती है? और जो पैसा देता है उसको लेकर अगर पैसे की आवाजाही को लेकर कोई कानून ना हो तो फिर पैसा आएगा कैसे? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो गैर कानूनी, असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। लेकिन अब जरा सोचिए, हम आप इस देश की जिस राजनीति में उलझे हुए हैं और इस देश का मीडिया उसी को सुबह से लेकर रात तक दिखा रहा है, लेकिन यह सवाल कोई नहीं कर रहा है कि आखिर इस देश के भीतर में सरकार इस दौर में किस गुफ्तगू के तहत कौन से प्रोजेक्ट कैसे ऐलान कर देती है। क्योंकि आज जब ऐलान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर, और उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का जिक्र हुआ। इस देश के भीतर में बरस दर बरस बीतते चले गए लेकिन एक स्मार्ट सिटी बन नहीं पाई। इस देश के भीतर में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर पीने का पानी आपको टैप से मिल जाए। यानी स्मार्ट सिटी में पीने का पानी तो मुफ्त में मिलना चाहिए, वह भी नहीं हम दे पाए। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर इंटरनेट 5G की स्पीड से आपको सड़क पर रेंगता हुआ दिखाई दे जाए, चलता हुआ दिखाई दे जाए।
दिल्ली जैसी जगहों पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 5G काम करता नहीं है, लेकिन बहरहाल हम तो लौट रहे हैं उस पूंजी पर, उस पैसे पर, उस पॉलिटिकल फंडिंग पे जिसके आसरे झारखंड में चंपई सोरेन के जरिए सेंध लगा दी गई। और यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र पर अभी भी बड़ी पैनी नजर इस दौर में दिल्ली की सत्ता की है। पैसा उसके लिए भी चाहिए। और हरियाणा चुनाव के बीच में जब सीटों का ऐलान और उम्मीदवारों का ऐलान होगा पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, तो उसके समानांतर उसी जाति के या उससे निकले हुए नेताओं के पीछे कितनी बड़ी पूंजी लगानी है, वह खेल होना भी तो अभी बाकी है। तो आइए आज बात शुरू करते हैं इसी खेल को लेकर। यह खेल बड़ा रोमांचकारी है क्योंकि इसमें कॉरपोरेट का पैसा है, पॉलिटिकल फंडिंग नहीं है, लेकिन इस देश की बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी देश को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां इस दौर में काम कर रही है। और हम आप जितना भी अडानी या अंबानी को जानते हैं, उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि इस दौर में इस देश के भीतर में जो कंपनियां अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड किस तेजी से काम कर रही है और वो हर क्षेत्र में कैसे घुस चुकी है। इस देश के भीतर में जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अभी 11 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए उसके दायरे में है। सवाल तो उसके आगे का है, इस दौर में हम आप कहीं उलझे नहीं, तो इसीलिए जरा इस राजनीति की नब्ज को आज पकड़ने की कोशिश कीजिए। और शुरुआत हमें लगता है अश्वनी वैष्णव जी, जो आज की कैबिनेट की मीटिंग के बाद बता रहे हैं कि कहां कहां पैसा आज जो फैसला लिया गया वो कैसे लगाया जाएगा। तो एक क्षण के लिए इनको इसलिए सुनिए क्योंकि ये देश के अकेले मंत्री हैं जो रेल मंत्री हैं, और इस दौर में, उनके दौर में, इस तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री के 22 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बावजूद इसके मुस्कुराते हुए, हंसते हुए यह उस प्रोजेक्ट की रकम बताते हैं और इस देश के डेवलपमेंट की चकाचौंध का एहसास कराते हैं। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़। अब आपके जहन में यह सवाल तो होना ही चाहिए कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का ऐलान कर गई 28,602 करोड़ का, जिसका जिक्र मंत्री जी ने किया, वो प्रोजेक्ट मिलेगा किसके और जिन्हें मिलेगा क्या इस क्षेत्र के वो माहिर खिलाड़ी हैं या फिर उस क्षेत्र में उनका योगदान क्या वाकई बहुत बड़ा है, या पूरा खेल मुनाफे और पैसे बनाने का तो नहीं है। इसीलिए हमने आपके सामने शुरू में ही अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर दिया, क्योंकि इस दौर में इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और ये नेशन बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं और बताते हैं इस देश के भीतर में जो हाईवे बन रहे हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो टनल्स बन रहे हैं, जो मेट्रो रेल है, और रेल भी है और एयरपोर्ट भी है और पोर्ट भी है, तमाम क्षेत्रों में इनकी भागीदारी जबरदस्त तरीके से है। लेकिन अगला सवाल होगा कि बीते 100 दिनों के भीतर सरकार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कौन सा काम किया जिसमें 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आए और पता ही नहीं चला वो पैसा कहां गया, किसके पास गया, किस रूप में गया। क्योंकि वो एयरपोर्ट के क्षेत्र में, पोर्ट के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, ऑफशोर विंड एनर्जी के क्षेत्र में, हाई स्पीड रोड के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और मेट्रो के क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट लाए गए हैं। और इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स के हम नाम ले रहे हैं जिन क्षेत्रों का, वो तमाम क्षेत्रों से संयोग से वही कॉरपोरेट सहयोगी मौजूदा दिल्ली की सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपना नेटवर्थ इस देश की जीडीपी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाते चलते हैं। और इन सब के बीच एक नाम और लेना चाहिए, मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी का। मंत्री महोदय पीयूष गोयल के दौर में हुआ कुछ नहीं, दरअसल इस दौर में भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया है, इंपोर्ट बढ़ गया है। इस दौर में चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते थे वो और तेजी से चलने लगे हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक का जो भी कंपोनेंट इस देश के भीतर आता है चीन से, वो संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है।
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल आयात जो रशिया से कर रहा है, उसी दिशा में सिर्फ उसको लाभ है। अन्यथा किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा काम कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया नहीं जिसमें इस देश के आम लोगों को राहत और रियायत महसूस हो सके। उनका नाम इसलिए क्योंकि आज वो ये बताने सामने आ गए कि देखिए इस देश के भीतर में नई नई टाउनशिप बन रही है। अब उस टाउनशिप बनाने के लिए जमीन चाहिए। वो जमीन क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार घुस सकती है? मुश्किल है। तो 4 राज्य चुने गए। गुजरात बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार, एकनाथ शिंदे चेहरा दिखाने के लिए सामने है, उनके पीछे बीजेपी खड़ी है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 जगहों पर टाउनशिप बनाने के लिए जो जमीन चाहिए वो 3,500 एकड़ जमीन चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस भी प्रोजेक्ट का ऐलान करती है उस प्रोजेक्ट के साथ आजकल रोजगार का जिक्र कर देती है कि देखिए इसमें 10 लाख रोजगार मिलेगा, इसमें 20 लाख रोजगार मिलेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर संयोग से टाउनशिप बनाने के धंधे में भी कोई पुराने बिल्डर या पुराने रियल एस्टेट की कंपनी नहीं, बल्कि वही कॉरपोरेटों का योगदान है जो सत्ता के करीब है और इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में जिसका योगदान अच्छा खासा रहा है। क्या कहते हैं पीयूष गोयल, पहले इसे सुनिए, इसके बाद इसकी भी परतों के पीछे जाएंगे। 3,500 एकड़ में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल 1,72,000 करोड़ का है। तो आप कल्पना करिए कितना कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके सरकार चल रही। स्वाभाविक है कुछ टाउनशिप में बड़ा निवेश आएगा, कुछ में शायद छोटा लघु उद्योग या छोटे यूनिट्स, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स ज्यादा आएंगे। हर एक टाउनशिप की अपनी अपनी विशेषता होगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे गुजरात में एक, महाराष्ट्र, एक यूपी और एक मध्य प्रदेश, तो एक बड़ा फेयर मिक्स है। 2 एडवांस और इंडस्ट्रियल स्टेट्स, 2 स्टेट्स जहाँ औद्योगिक विकास कम है। उसके बावजूद 3,500 एकड़ में 1,72,000 करोड़ निवेश कमिट हो चुका है और 80,000 डायरेक्ट जॉब्स कमिट हो चुकी है। मजा यह है कि जब मंत्री महोदय जिक्र करते हैं तो वो लाखों करोड़ों का जिक्र करते हैं और इन्वेस्टमेंट कितना होगा वह भी लाखों करोड़ों में है। जो टाउनशिप बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट के रास्ते कितने खुलने वाले हैं इसका सरकार का कच्चा चिट्ठा बतलाता है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। कुछ इसी तर्ज पर इससे पहले अश्वनी वैष्णव ने भी जानकारी दे दी और उन्होंने जो जानकारी दी वह तो इससे पहले चले आ रहे जो 100 दिनों के प्रोजेक्ट हैं उसमें रेलवे के भीतर भी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी जानकारी दी कि वहां भी जबरदस्त पैसा आ रहा है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर लोगों को लाभ इसका क्यों नहीं मिल पा रहा है और लोग इस दौर में इस राजनीति को लेकर क्यों हैरान परेशान है और राजनीति को जो पैसा अपनी सत्ता को बनाने के लिए या बचाने के लिए चाहिए वो पैसा वो आरबीआई के जरिए नोट छाप कर तो बना नहीं सकती है। नोट छापने के बाद पैसा तो कॉरपोरेट के हाथ में ही देना होगा और कॉरपोरेट उस पैसे को रिटर्न के तौर पर पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में ले जाता है। अन्यथा बाजार में सीधे पैसा आ गया तो महंगाई और बढ़ जाएगी। कॉरपोरेट को कहीं राहत रियायत देकर यह खेल चलता है और इसीलिए अगर हम ध्यान दें यानी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद अब जो आंकड़ा सामने है उसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ के सारे प्रोजेक्ट मिला दीजिए तो इन प्रोजेक्टों का पैसा और इस पे इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट में कितना कॉरपोरेट की हिस्सेदारी या सरकार का पैसा उसमें कितना लगा, उसमें राज्यों का पैसा कितना लगेगा, इन तमाम बातों के हेर फेर में आप फंस जाएंगे। सवाल तो सिर्फ इतना है कि इस देश के भीतर अगर आम लोगों के साथ सरकार की पॉलिसी और योजनाओं के सरोकार बैठ नहीं रहे हैं। 56 किलोमीटर के भीतर 3 जगह पर टोल आ जाता है लेकिन सरकार खामोश रहती है जो बताती है कि यह होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया तो क्या करें। यही वो परिस्थिति है जो राजनीति की दिशा में सरकार को ले जाती और चंपई सोरेन सरीखे आदिवासी नेताओं के पीछे भी कितनी बड़ी पूंजी लगा दी जाती है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के भीतर अभी जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन पुराने नेताओं से अगर आप बात कीजिए जो आदिवासी आंदोलन से निकले और झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया, जो शिबू सोरेन के साथ हुआ करते थे, चंपई सोरेन भी उनके साथ थे,
बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से एक वक्त निकले थे और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, लेकिन समझ गए लंबा चल नहीं सकते हैं, ये दौर कॉरपोरेट का है, ये दौर पैसे का है। तो फिर वापस उनकी बीजेपी में वापसी हुई और अब चंपई सोरेन आ गए। चंपई सोरेन आदिवासी इलाके से आते हैं, लेकिन संथाल परगना के इलाके में जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां की परिस्थितियों को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो आपको जहन में एक ही नाम आएगा, वो है गोड्डा के भीतर मोतिया गांव में बना हुआ अडानी का पावर प्लांट, जो कि बिजली बनाता है और बांग्लादेश को सप्लाई करता और पैसा कमाता, और उसको बनाने की दिशा में कोयला यहां से नहीं, वह भी बाहर से आता है। उसको बाहर से आने में भी कैसा खेल होता है, ये सारी चीजें सामने हैं। किस रूप में पैसे से पैसा बनाने की प्रक्रिया और पैसे के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग का तरीका, यही वजह है कि आज जब दिल्ली से रांची लौटे चंपई सोरेन, जो कि 30 तारीख को शामिल होंगे, लेकिन माना जा रहा है आज रात तक वो ऐलान भी कर चुके होंगे कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जीएमएम छोड़ रहे हैं। छोड़ तो पहले दिया था, लेकिन वजह क्या है? और इतना पैसा अगर वाकई पीछे चल रहा है, जिसको हेमंत सोरेन कहने से कतरा नहीं रहे हैं और अपने बैठकों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपको भी कितने करोड़ चाहिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, कितने करोड़ चाहिए, अगर ये पैसा मिल जाए तो आप हमारे साथ क्यों यहां पर बैठेंगे? तो आपका योगदान राजनीतिक तौर पर आदिवासियों को लेकर है या नहीं है, लेकिन राजनीतिक सत्ता को लेकर जरूर है। और राजनीतिक सत्ता के सरोकार अगर कॉरपोरेट और उसकी पूंजी से हैं, तो फिर एक ऐसी राजनीति इस देश के भीतर है जिसकी चाबी कॉरपोरेट के पैसे के भीतर छुपी हुई है। और इसीलिए आज जब रांची पहुंचे चंपई सोरेन, तो नजारा आप भी देख लीजिए। इससे पहले कितनी बार वो वहां रांची लौटे होंगे, यहां तक कि चुनाव में जब जीते थे तब भी ऐसा शोर नहीं था, ऐसा हंगामा नहीं था। जो शोर, नारे, गूंज सब कुछ है, देखिए जरा। सत्ता की ताकत यही होती है। आपके पीछे अगर सत्ता की पूंजी लगी हो, वह पूंजी अगर कॉरपोरेट से जुड़ी हुई हो, वही कॉरपोरेट अगर आपके क्षेत्र में लूट मचा रहा हो, उसी लूट पर अगर सरकारी नीतियों की मुहर हो, तो ऐसे में क्या चंपई सोरेन और क्या हेमंत सोरेन, क्या मायने रखते हैं ये सब? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो पूंजी का प्रभाव इस दौर में चुनाव पर छा चुका है, उसमें पहली बार संकट सरकार के सामने ये आ चुका है कि आखिर पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता निकलेगा कैसे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर कानूनी करार देने के बाद सरकार यह हिम्मत अब जुटा ही नहीं पा रही है कि वो किस रास्ते को खोले जिससे कि पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता उसके लिए आसान हो जाए, किसी योजना के दायरे में ना फंसना पड़े और उन योजनाओं को लेकर कोई सवाल ना करे कि इन योजनाओं को कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया। क्योंकि कोई भी ये सवाल करेगा कि जो 2-2.5 लाख करोड़ के जो फैसले सरकार ने बीते 100 दिनों में लिए हैं, उसमें रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट किसके पास गया। और आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस दौर में रेलवे के क्षेत्र में ट्रैक या फिर रेलगाड़ी, उससे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। सवाल यह है कि इस दौर में जो आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं और जो प्लेटफॉर्म या ट्रेनमैन का जिक्र होता है, उसमें भी एक कंपनी है स्टार्ट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी एक बड़ा स्टेक अडानी के पास है। मसला है कि हर क्षेत्र में इस देश के भीतर जो भी कंपनियां चल रही थी, उसके साथ जुड़ाव इस देश के बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है और वो जो भी प्रॉफिट निकलता है वो उनके पास जाता है। और इस देश में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को मिलता है, उसके साझीदार ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होते ही हैं। तो राजनीतिक तौर पर झारखंड का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर जब आप घूमना शुरू करेंगे तो आपके जहन में वाकई ये सवाल होगा, इन इलाकों में जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया, उस प्रोजेक्ट्स की जितनी कीमत है उसका लाभ जनता को कितना मिला
और कॉरपोरेट हाउसेस को कितना मिला, उन कॉरपोरेट हाउसेस ने किन माध्यमों से पॉलिटिकल फंडिंग की है, ये सारे सवाल रेड कारपेट तले इस दौर में दबा दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप पूछेंगे नहीं, इस देश में जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं CSR का बजट, यानी कॉरपोरेट के जो बजट इस देश के सामाजिक कार्यों में लगने चाहिए, 2014 से लेकर 2024 के बीच में तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए वो CSR का पैसा किन माध्यमों के जरिए कहां पर लगा, क्या आप जानते हैं? यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि RSS के तमाम प्रकल्प जो हैं उसमें जो पैसा मिलता और लगता है वो CSR का पैसा होता है। यानी पूरी राजनीतिक ढांचे के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी कितनी मायने रखती है, और उसी कॉरपोरेट के आश्रय इस देश को चलाने का जो तरीका अपनाया गया पॉलिसी के तहत, उसमें इस देश की राजनीति सिवाय प्यादे के कहां पर है। तो आने वाले वक्त में जो चंपई सोरेन को लेकर झारखंड की राजनीति में झटका JMM को लगा और सवाल उठा कि आदिवासी नेता क्यों बीजेपी में चला गया, ऐसा झटका आपको हरियाणा में भी अगले 10-15 दिनों में दिखाई देगा। और यह झटका आपको नए तरीके से नए सिरे में महाराष्ट्र के भीतर जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उस वक्त में आपको यह भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन आखिरी सवाल तो यही है, सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा ही इस देश के भीतर में हर चीज का इंजन बन चुका है। और शायद इसीलिए हम आप जब उलझे रहते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार बिल ला रही है, जो इस दौर में सोशल मीडिया को लेकर बिल लाने वाली थी, पीछे कदम बढ़ा लिए, जो इस दौर में सरकार ने सीधी भर्ती, जो लेटरल भर्ती हो रही थी, उस पर रोक लगा दी और खुद प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के गीत गाए। इस दौर में प्रधानमंत्री यूक्रेन चले गए, रशिया चले गए, पोलैंड चले गए। इन तमाम बातों से हटते हटते जो पश्चिम बंगाल के भीतर का सच है, उसमें भी यह समूचा देश उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भागीदारी अपनी निभा दी, कह दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार कह रही है फांसी दे दो, केंद्र सरकार कह रही है फांसी दे दो, विरोध के स्वर तेज हैं। पूरे देश के भीतर में सामाजिक तौर की जो परिस्थितियां और उसके जो उभार है, क्या उसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल सोच इस देश में चलती है? क्योंकि जिस देश को चलाने के लिए उस इकोनॉमी के साथ भागीदारी भारत की राजनीति जिस तर्ज पर कर रही है, और हमें और आपको पता ही नहीं होता है कि करोड़ों के बजट के वारे न्यारे कैसे एक झटके में हो गए, और उस पैसे का हिस्सा कहां किसके पास गया, जब वो भी जानकारी नहीं है, तो जरा कल्पना कीजिए कि इस दौर में देश के भीतर हर उठने वाले मुद्दे के आश्रय के तूफान के पीछे का जो बिजनेस मॉडल चल रहा होता है, उसको जरा कभी कभी समझने की कोशिश हम और आप दोनों कर लें। क्योंकि इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आपको और हमको दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, वो सवाल पूछेगा नहीं, और सरकार सवालों से बहुत डरती है। इसीलिए अब वो बहुत ही सलीके तरीके से, कॉरपोरेट के तरीके से बाकायदा प्रोजेक्ट करके बतलाती है कि देखिए ऐसे काम हो रहा है। इस बार जो प्रोजेक्ट रखे उसकी भी एक झलक देख लीजिए। तो कागजों पर सरकार के ये प्रोजेक्ट जो अभी आपने देखा, ये आज की कैबिनेट में पास हुए प्रोजेक्ट है। इसके दायरे में 10 राज्य आते हैं, 15 प्रोजेक्ट हैं। जो पूरा का पूरा कॉरिडोर बनने वाला है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इससे देश के भीतर में क्या कमाल होने वाला है, उस दिशा में मत सोचिए। सिर्फ इतना सोचिए कि आखिर इसका ठेका मिलेगा किसे, और जिसे ठेका मिलेगा वो ठेका लेने के एवज में क्या इस राजनीति को दान करेगा, और वो राजनीति उस दान के जरिए कितने चंपई सोरेन या इस देश के अलग अलग राज्यों के चुनाव में कैसे अपनी हिस्सेदारी भागीदारी को बढ़ाएगी, और हम और आप फंसे रह जाएंगे उस शोर हंगामे के बीच जो इस देश की राजनीति से दूर, बिजनेस मॉडल से अलग हैं और हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें पता है इस देश के भीतर में अपराध बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन उसका भी कोई बिजनेस मॉडल इस दौर में खामोशी के साथ बंद कमरों में खेला जा सकता है। ये पहली बार नजारा बीते 3 महीनों में हमारे और आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।